हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द एजुकेशन वाया चैनल। ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है और मैं 2 मिनट एक बात कहते हुए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इस चैनल पर मैं एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेजेबल जितनी भी अच्छी से अच्छी नॉलेज वाली वीडियो होंगी मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, अपना 100% देने का। और जो मैंने इसका पहला वीडियो रखा है वो है अलंकार। हिंदी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अलंकार, और 6 से लेकर 12th और मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी में आता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे ही जाते हैं। अगर हम टीचिंग का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट अ वीडियो। पहला टॉपिक है हमारा अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार शब्द कैसे बना है और अलंकार के कितने भेद होते हैं, क्या उदाहरण होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार जो शब्द है अलम जमा कार, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। अलम जमा कार। अलम और अलम का अर्थ होता है आभूषण। इसका अर्थ है आभूषण यानी कि गहना। अलंकार को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जिस प्रकार मानव अपने शरीर को या नारी अपने शरीर को सुसज्जित करने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, गहने पहनती है, उसी प्रकार कवि अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए, उसकी भाषा को सौंदर्य प्रदान करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है, ठीक है ना। भूषण यानी कि अलंकारों का प्रयोग करता है जिससे काव्य में सौंदर्य आती है। तो इसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, जो शब्द काव्य को शोभा प्रदान करे उसे अलंकार कहा जाता है। साधारण सी भाषा में हम इसे कह सकते हैं, जो शब्द काव्य की सुंदरता बढ़ाए, काव्य को सौंदर्य प्रदान करे, वो शब्द क्या होता है, वो अलंकार के अंतर्गत आएगा, उसे अलंकार कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे एक काव्य के माध्यम से कहा गया है, भूषण बिना न सोहई कविता बनिता मित। मतलब मैं आपको लिख क्या बता सकती हूँ, भूषण बिना न सोहई कविता बनिता मित, ठीक है। ये जो काव्य की जो 2 पंक्ति हैं, भूषण मतलब आभूषण, आभूषण के लिए कहा गया है, भूषण बिना न सोहई, कि भूषण के बिना कविता बनिता मित, मतलब अलंकार, रस, छंद, ये सारे जितने इसके मित्र माने गए हैं, इन सब के बिना कविता में सुंदरता नहीं आती, ठीक है। इसीलिए किसी भी काव्य को सुंदर बनाने के लिए कवि अलंकारों का प्रयोग करता है। इसका अर्थ हम समझ गए हैं, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम जमा कार, ठीक है ना। अब अलंकार के कितने प्रकार होते हैं ये हम समझते हैं। अलंकार के 3 प्रकार माने गए हैं, ठीक है। अलंकार के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार, ठीक है ना। तो अब इन तीनों के भी और उपभेद हैं, मगर इन तीनों की परिभाषाओं को पहले समझ लेते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं और उभयालंकार किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो शब्दालंकार वो है जिसमें शब्द को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना। शब्दालंकार में शब्द को जो कवि है उसमें शब्द को प्राथमिकता देता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण आपको समझाऊं,
किसी काव्य में किसी शब्द के विशेष शब्द के प्रयोग होने से उस काव्य का जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है, परंतु उस शब्द विशेष के स्थान पर, मतलब उस शब्द की जगह पर अगर हम दूसरा शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसका जो सौंदर्य है वो घट जाता है। ठीक है ना। जैसे कि किसी काव्य में नीर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। अब नीर से तो उसका सौंदर्य बढ़ रहा है उस कविता का, मगर उसकी जगह अगर हम पानी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो उसका सौंदर्य घट जाता है। ठीक है ना। तो वहाँ पर शब्दालंकार माना जाएगा जहाँ पर शब्द को प्राथमिकता दी जाती है, यानी किसी काव्य विशेष में कोई शब्द रखने से उसका सौंदर्य बढ़े और उस शब्द के हटा देने से उसका सौंदर्य कम हो जाए, तो वहाँ पर शब्दालंकार माना जाता है। शब्द चार मुख्यतः चार माने गए हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है। इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं, मगर उससे पहले हम अर्थालंकार की परिभाषा समझ लेते हैं। शब्दालंकार का हमने समझ लिया कि जहाँ पर शब्द को प्राथमिकता दी जाए। जहाँ पर शब्द को प्राथमिकता दी जाए वहां पर शब्दालंकार। इसी प्रकार अर्थालंकार में जहाँ पर अर्थ प्रधान हो। ठीक है ना। जिस काव्य में, जिस कविता में अर्थ महत्वपूर्ण हो वहां पर अर्थालंकार आता है। ठीक है ना। अर्थ को प्राथमिकता दी हो जिस काव्य में कवि ने, जहाँ पर अर्थ महत्वपूर्ण हो वहां पर अर्थालंकार आता है। अब इसके अर्थालंकार के भी 5 भेद होते हैं, जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये सारे अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद है। वैसे अगर अर्थालंकार के हम भेदों में जाएंगे तो 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु मुख्यतः विशेष जो पूछे जाते हैं सिलेबस में होते हैं और जो हम लोगों को मेनली पढ़ाए जाते हैं अलंकार के अंतर्गत, तो वो यही मुख्यतः 5 होते हैं। इसके बाद आता है उभयालंकार। उभयालंकार वो है जिसमें शब्द भी महत्वपूर्ण होता है और अर्थ भी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें दोनों को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है ना। उभय हमने बचपन में, मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि उभय क्या होता है। उभय जीवी पढ़े हैं ना, जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, जो उभयलिंगी होते हैं ना, जो दोनों पर निर्भर होते हैं, उभयलिंगी। ठीक है ना। तो ये बस मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया था, इसका इससे कोई रिलेशन है नहीं, बस एक शब्द को समझने के लिए मैंने बताया कि उभयालंकार किसे कहा जाता है। उभयालंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों को मान्यता दी जाए। ठीक है। जिसमें दोनों की प्राथमिकता हो, शब्द की भी और अर्थ की भी। इसका एक बहुत अच्छे उदाहरण से हम समझ पाएंगे। कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए। ठीक है। तो इसका ऐसे समझ पाएंगे हम। कजरारी अखियन में ना लखाए। ठीक है। तो आप इसका अर्थ समझेंगे। यहाँ पे कजरारी शब्द जो है वो 2 बार यूज हुआ है। ठीक है ना। एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, लेकिन इनके जो दोनों शब्दों की प्रधानता है यहाँ पर। कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए, शब्द की भी और अर्थ की भी। कजरारी अखियन मतलब काली अखियों में, कजरारी यहाँ पे काजल के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। काजल के लिए कजरारी ना लखाए मतलब इतनी सुंदर आंखें हैं कि उसमें वो काजल दिखाई ही नहीं दे रहा। ठीक है ना। तो कजरारी अखियन में कजरारी ना लखाए, वो उभयालंकार। एक उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी है।
शब्द और अर्थ जिसमें दोनों की प्रधानता हो वहाँ पे उभयलंकार, अर्थालंकार में अर्थ महत्वपूर्ण होता है और शब्दालंकार में शब्द को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है ना। अब इसके आगे इसके भी भेद पढ़ते हैं। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, और जैसे मैंने अभी बताया था शब्दालंकार के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष और मानविक अलंकार। ठीक है ना, शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद। ठीक है, तो पहला है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरा है यमक, यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार, और चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है ना। अनुप्रास सबने भर भर के पढ़ा हुआ है, सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है इसमें कि ठीक है, जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। सबको मालूम है इस चीज़ का कि जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और उसका उदाहरण भी है, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें, बहुत मतलब सबको रटा हुआ होता है ये। ठीक है ना, चारों चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पे चार जो चा आ रहा है वो चा की आवृत्ति बार बार हो रही है। चारों चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, तो च च च, तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है। मैं इसको आपको ऐसे बताती हूँ एक डिफरेंट पेन यूज करके। यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है, ये ध्यान देने वाली बात है अनुप्रास में वर्ण। ठीक है, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है। इसी के बाद आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, परंतु यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अनुप्रास में वर्ण होता है, यमक में शब्द होता है। जिसमें शब्द की आवृत्ति होती है, इसमें शब्द की आवृत्ति होती है। मतलब आवृत्ति का मतलब होता है उस शब्द का पुनः बार बार प्रयोग होना। ठीक है ना। तो इसका उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। ये है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, यमक अलंकार को और अनुप्रास अलंकार को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम। काली एक बार आया, सॉरी माफ कीजिए, घटा और घटा सेम प्रकार से लिखा गया है, एक ही प्रकार से लिखा गया है घटा, परंतु जो इसके अर्थ हैं वो विभिन्न हैं। ठीक है ना, अर्थ अलग अलग हैं इनके। काली घटा का घमंड घटा, जो ये वाला घटा का प्रयोग किया गया है, जो ये वाली घटा है, ये तो बरसात के समय जो मेघमाला, काले बादलों की जो घटा होती है, मेघमाला की जो घटा है, उस संदर्भ में प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, मेघमाला के संदर्भ में। लेकिन जो ये वाली घटा का प्रयोग किया गया है, दूसरा वाला, ये इसका अर्थ है कम होना, घमंड घटा। इसका अर्थ है कम होना, घटना। काली घटा का घमंड घटा
घटा, इसका अर्थ तो ठीक है ना। जैसे काली घटा का घमंड घटा उदाहरण के माध्यम से यमक अलंकार के परिभाषा को समझ पाएंगे। कैसे यमक अलंकार कहाँ प्रयोग होता है, जहाँ जिस जगह जिस स्थान पर या जिस काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो परंतु उनकी जो अर्थ हो वो भिन्न हो, अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया गया हो, ठीक है ना, वहां पर यमक अलंकार आता है। फिर आता है श्लेष। श्लेष अलंकार जो है वो उन दोनों से थोड़ा सा भिन्न है। इसमें शब्द की आवृत्ति हो रही थी, इसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही थी। इसमें भी शब्द, एक ही शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। इसमें एक ही शब्द, श्लेष में थोड़ा सा अलग है कि एक ही शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है।